हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अचीवर ऑनलाइन में। तो आज आपके सामने मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के वो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो अक्सर पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं इन प्रश्नों से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। गुरुत्वीय तरंगों का इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रेक्षण से ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर हम यहाँ पर प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है और ये बहुत ही विशाल दूरी है। यानी एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष की डिस्टेंस मीटर में कितनी दूर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत रूप में परिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं आजकल जब संसाधनों की कमी हो रही है तो ये जो सौर ऊर्जा, वायु शक्ति ऊर्जा, पवन चक्की जैसे संसाधनों की तरफ सरकार का और लोगों का झुकाव ज़्यादा हो रहा है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ऐसे अगर ऑप्शन बी की बात करें तो किसी वस्तु की पोजीशन यानी उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा इक्वल टू एम जी एच। ओके, एम जहाँ पर द्रव्यमान है, एच ऊंचाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। अगर हम यहीं पर गतिज ऊर्जा की बात कर लें तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू होती है हाफ यानी 1/2 एम वी स्क्वायर। एम वस्तु का द्रव्यमान है और वी वस्तु का वेग। अगर हम ऐसे ही और कुछ यहाँ पर हम बात करें, अलग अलग बात करें तो जैसे कि यहाँ पे जो है वायु शक्ति गतिज ऊर्जा का जो है विद्युत रूप में बदल रही है। तो ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इस क्वेश्चन के साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ कि जो सोलर सेल होता है, ओके, आपने बहुत सुना होगा सोलर सेल। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो हमारे लाउड स्पीकर होते हैं, ओके, जो लाउड स्पीकर होते हैं वो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलते हैं? ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। हमारी जो ट्यूब लाइट होती है वह विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलती है? इलेक्ट्रिकल में बदलती है। ऐसे ही अगर हम बात करें मोमबत्ती की तो मोमबत्ती जो एक केमिकल प्रोसेस होता है ना, तो रासायनिक ऊर्जा को वह प्रकाश और उष्मा यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर हमें माइक्रोफोन की बात करें तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट आपको बताया, आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर का खाना बनाने में पकाने के समय को घटा देता है, आखिर क्यों? तो इसका सही जवाब है, क्या होगा सही जवाब बताइए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ा देता है। तो यहाँ पर और मैं 2-4 पॉइंट आपको बता दूं इस क्वेश्चन के साथ साथ कि क्वथनांक आखिर होता क्या है। तो क्वथनांक को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यह क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव यानी लिक्विड का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय, हमारे एटमॉस्फेरिक जो है यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक, और अगर हम क्वथनांक से रिलेटेड कुछ बातें करें जो हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है तो ऐसे कह सकते हैं कि द्रव में जब अगर अशुद्धि मिला दी जाए यानी इम्प्योरिटी, ठीक, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है।
अगर हम ऊंचाई पर जाएं तो ऊंचाई पर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब है वह कम होने लगता है, जिसकी वजह से जल जो है 100 डिग्री टेम्परेचर से कम पर ही उबलने लगता है। इसलिए पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलने लगता है। ठीक। और इस जल के लिए अगर हम बात करें तो जल का वास्तविक क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम पानी में नमक मिला दिया जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी पूरी लंबाई यानी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपकी ऊंचाई का आधा। ठीक। अगर आपकी ऊंचाई h है तो समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? h/2। यह प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहीं पर जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूं, जो इस क्वेश्चन में सम्मिलित तो नहीं है लेकिन अब अधिकतर एग्जाम में आता है, यानी प्रकाश का रिफ्रैक्शन, अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन और प्रकाश के प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसका जो संबंधित क्वेश्चन है मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर सबसे पहले हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, तो अपवर्तन का उदाहरण क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है कि अगर हम किसी छड़ का कुछ हिस्सा जल में डूबा रहता है अगर, तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, आपने देखा होगा। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। रात्र के समय तारों का टिमटिमाना, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। अब अगर यहीं पर हम अगर हम यहीं पर बात करें पूर्ण परावर्तन के उदाहरण की, तो हम पाते हैं कि जो गहरे काले रंग से पोते गए जो सरफेस होती है, पृष्ठ होता है, वो चमकता है। कांच के चटके हुए हिस्से का चमकीला भाग दिखाई देता है। और पानी में वायु से भरे बुलबुले जो चमकते हैं, हीरा जो चमकता है, ये सब किसके उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, तो मैं बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो ये होता क्या है कि जब प्रकाश की एक किरण किसी अगर इधर सघन माध्यम है, डेंसर सघन माध्यम है, इधर विरल है, तो अगर एक प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित होने के पश्चात ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटने लगती है। और जैसे जैसे हम इस आपतन किरण वाले कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तित किरणें इस अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। इस क्रम में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण, आपतन और अपवर्तन कोण की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। अतः अब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर प्रकाश किरणों का परावर्तन होने लगता है और यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कही जाती है। ठीक। तो ये बात हो गई प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। और एक दो पॉइंट और इसमें बता दूं, आप लोग जानते ही होंगे, फिर कि दो तीन बातें और पूछी जाती हैं प्रकाश से संबंधित, कि दृष्टि दोष बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक होता है कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो दृष्टि दोष ये सिचुएशन होती है कि कुछ परिस्थितियों में जो हमारी आंख है, हमारे नेत्र की धीरे धीरे अपनी जो समंजन क्षमता होती है वो कम होने लगती है या खोने लगती है, तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। और दृष्टि दोष जो होता है वो 3 तरीके का होता है। ठीक। वो जो दृष्टि दोष होता है वो 3 तरीके का। पहला आपका होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि हम पास की वस्तुएं तो देख सकते हैं। ठीक। इसमें हम पास की वस्तुएं देख सकते हैं क्योंकि जो हमारे रेटिना की हमारे आँख की फोकस दूरी जो है वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से
जो हमारा किसी वस्तु को जो हम देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब इमेज रेटिना पर बनना चाहिए, वो रेटिना पर न बन करके, अगर ये रेटिना है तो यहाँ पर बनना चाहिए, बल्कि वो रेटिना पर न बन करके इससे पहले ही बन जाता है। इस वजह से नज़दीक की वस्तुएं तो हमें दिखती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। और इस दोष को अगर हम दूर करना चाहें तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें यूज करना होता है अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस यहाँ पे यूज करना होता है। और दूसरे टाइप की अगर बात करें तो दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि इसके ठीक अपोजिट है, उसमें हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं। इसको दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। ठीक, और ये ऐसा इसलिए होता है कि जो अभिनेत्र की जो फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो रेटिना पर प्रतिबिंब न बन करके उसके काफ़ी पीछे बनता है। अगर यहाँ पर बनना है तो यहाँ नहीं बनता, इसके पीछे बनता है। इस वजह से दूर की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। ओके, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। यह उम्र के बढ़ने, धीरे धीरे बढ़ने पर आँख की जो क्षमता होती है वह कम होने लगती है। तो ये दृष्टि दोष जो होता है जरा दृष्टि दोष, इसमें नज़दीक और दूर की दोनों वस्तुएं कम दिखाई देती हैं। इसके उपचार के लिए हम फोकल लेंस का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब है डायनेमो परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अब ये होता क्यों है, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी पिंड पर पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल होता है उसे ही पिंड का भार कहा जाता है, यानी W = mg ये भार होता है। और जो जी की वैल्यू होती है यह हर जगह पे समान नहीं होती है। जी का मान जो है पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर बदल जाता है। इस वजह से यह जो W है यानी कि पिंड का भार, ये भी बदल जाता है। तो ध्रुवों पर होता क्या है कि वहाँ पर त्वरण यानी जी की वैल्यू सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी जो वस्तु किसी पिंड का भार जो है वह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक यहाँ पर और क्वेश्चन पूछता है लिफ्ट से संबंधित, तो उसे भी मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ कि लिफ्ट में भार की क्या स्थिति होती है। तो अगर कोई लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक, जब कोई ऊपर की तरफ जाती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिक अनुभव होता है, और ठीक उसके अपोजिट जब कोई लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की तरफ आती है तो उसके भार में कमी का अनुभव होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है लिफ्ट के टर्म में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टतया ट्रैक किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है डॉपलर प्रभाव द्वारा। अब डॉपलर प्रभाव होता क्या है? डॉपलर प्रभाव होता है कि अगर यहाँ पर एक कोई ध्वनि स्रोत है, ठीक, और यहाँ पर एक श्रोता है। अब अगर या तो ध्वनि स्रोत इधर गति कर रहा है श्रोता की तरफ, या श्रोता गति कर रहा है ध्वनि स्रोत की तरफ, या दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, या एक दूसरे से अपोजिट गति कर रहे हैं, तो इस सापेक्षिक गति के कारण जो है हमें ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन का अनुभव होता है। ये आप सभी ने अनुभव किया होगा। तो जो आवृत्ति में परिवर्तन का अनुभव होता है, इसी परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो इस तरीके से उपग्रहों की स्थिति को इस डॉपलर प्रभाव टेक्निक से ट्रैक किया जा सकता है। अगर और हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि एक और ऑप्शन बी की भी बात कर लेते हैं, राडार। तो राडार होता क्या, अक्सर एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो राडार होता है रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें होता क्या है कि ये जो राडार है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। अगर यहाँ पर राडार है और यहाँ पर एक टारगेट है,
तो यहाँ से हमने एक विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करते हैं जो इस लक्ष्य से टकराकर दोबारा वापस इस राडार पर आ जाती है, जिससे लक्ष्य की स्थिति का पता लगा दिया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है समुद्री जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए, वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए, मिसाइल की स्थिति का पता लगाने के लिए और मौसम संबंधी घटनाओं के लिए। ठीक, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठीक, निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और इसके 2-3 पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है, सॉरी ठोस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग CO2 का उपयोग होता है यूरिया निर्माण में, अग्निशमन यानी आग को बुझाने वाले कामों में, और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में यानी रेफ्रिजरेशन के रूप में भी होता है। और हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न ईंधनों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसे भविष्य, ठीक, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। बाकी अगर हम हाइड्रोजन का गैस की बात करें तो उसका उपयोग वनस्पति तेल में, कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं? ठीक, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो इसका सही जवाब है तत्व के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी यह नाभिक है तो इसके सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी के द्वारा तत्व के रासायनिक गुणधर्म की व्याख्या की जाती है। और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्वारेजिया आयतन में वन संबंधित 3 के अनुपात में निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीतल में कौन सी धातु का उपयोग तो इसका सही जवाब है तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी। और अगर हम और मिश्र धातुओं की बात करें तो बात करें तो जो हमारा ये ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ये है तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल। ठीक, तांबा जस्ता निकेल। तो यह जो होता है किसका होता है? यह होता है आपका गन मेटल। ठीक, गन मेटल मिश्र धातु का इससे बनती हैं। और अगर हम और बात कर लें अगर कांसा की, तो कांसा बना होता है आपका कॉपर प्लस Sn से। अगर हम बात करें कि टांका की, तो टांका बना होता है Sn प्लस Pb लेड से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जल गैस किसका संयोजन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है जल गैस। ऐसे ही और कुछ चीज़ें में यहाँ पर हैं जो बनती हैं। ये तो हो गया जल गैस। ऐसे CNG बहुत इंपॉर्टेंट है। CNG किससे बनता है? मेथेन प्लस C2H6। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? वाहनों में, पता ही है हमें। ऐसे ही गोबर गैस जो है उसमें होता है CH4 प्लस CO2, या इसका उपयोग रसोई में। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये घरेलू गैस है, तो इसमें जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसका उपयोग घरेलू गैस सिलेंडर में होता है। ऐसे ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे,
प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस होती है CO+N2। इसका उपयोग किया जाता है कांच इस्पात उद्योग में। यह क्वेश्चन बहुत बार UP SSC, यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका ऑप्शन बी NaCO3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या। यहाँ पर पेट्रोल की गुणवत्ता और ऑक्टेन से संबंधित कुछ बातें और बता दूँ आपको, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जो ईंधन होता है वह ईंधन हवा के मिश्रण को इंजनों में जब जलाने पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, परंतु कुछ ईंधन जो है वो सिलेंडर में ताप और दबाव के कारण जो हमारा निर्धारित समय है उस समय से पूर्व ही जल उठता है, जिससे कि ऊर्जा का सही रूप से उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। ठीक, और यह ऊर्जा धात्विक एक ध्वनि उत्पन्न करती है। यही धात्विक ध्वनि को हम कहते हैं अस्फोटन। तो हमारा क्या होता, यहाँ पर समझ में आया कि अस्फोटन हमारा कम होना चाहिए, तब हमारे ईंधन की क्वालिटी अच्छी होगी। तो किसी ईंधन का ताप व दाब की स्थिति में स्वतः प्रज्वलित यानी जलने का विरोध करने की क्षमता जो होती है वो ऑक्टेन संख्या कही जाती है। और ये जो है ऑप्शन ए C10, इससे किसकी गुणवत्ता का पता चलता है? तो इससे पता चलता है डीजल की गुणवत्ता का। ऑक्टेन से पता चलता है पेट्रोल की गुणवत्ता का। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑक्टेन व C10 संख्या जितनी अधिक होगी हमारा ईंधन उतना ही अच्छा माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो इसका सही जवाब है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी। अब अर्धचालक होता क्या है? तो हम जानते हैं कि तीन तरीके के जो मटेरियल होते हैं, एक चालक होता है यानी कंडक्टर, एक कुचालक होता है यानी इंसुलेटर, और एक अर्धचालक होता है यानी सेमीकंडक्टर। ठीक, तो चालक वो होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, कुचालक वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जो ये अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक वो उस टाइप के मेटल होते हैं जिनकी चालकता जो है, ठीक, धारा प्रवाह की जो चालकता है वह चालक से तो कम परंतु कुचालक से अधिक होती है। तो एक मटेरियल होते हैं अर्धचालक, इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कुछ हार्मोन्स दिए हैं और उनसे संबंधित दिया है कि कौन सा सही है, कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन डी जो कि सुमेलित नहीं है। इंसुलिन जो है यह रक्त शर्करा को निर्मित करता है, सही। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निष्करण करता है, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन डी ये गलत है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग हैं? तो ये उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स का कारण HIV है। सामान्यतः HIV का संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। और हम जानते हैं एड्स दिवस मनाया जाता है कब? 1 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही, ये सर्वदाता कहा जाता है। अगर हम ऑप्शन डी की पर ध्यान दें, ऑप्शन डी है AB, तो AB जो है वह सर्वग्राही यानी सारे ग्रुप का या ब्लड यानी खून ले सकते, इसको चढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें रुधिर वर्ग की खोज, ब्लड ग्रुप की जो खोज किसने सबसे पहले की थी? तो वो की थी लैंड स्टीनर ने। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ऑप्शन बी। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है यह पश्च मस्तिष्क, जैसे मस्तिष्क हमारा ये है तो इसका जो पिछला हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का एक भाग है जो सबसे पीछे एक त्रिभुज आकार में होता है। और यहाँ पर इसका एक्शन क्या होता है, तो जो हम भोजन को निगलते हैं, उल्टी जैसी क्रियाएं होती हैं या जो उन्हें यही मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक, हम जानते हैं कि एक अच्छी क्रिया होती है, एक अनैच्छिक। तो जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे हृदय की धड़कन, सांस लेना, ये सब भी मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा ही नियंत्रित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, घेंघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। और यहाँ पर और 2-4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आयोडीन की कमी से बुद्धिहीनता भी आती है, मंद शारीरिक विकास भी होता है, ठीक। और ऐसे ही हम बात करें लोहा, ऑप्शन ए लोहा की, तो लोहा इसकी कमी से हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर में छींड़ता यानी कमी होती है। पोटेशियम ऐसे ही है, ऐसे ही जिंक, इन सारे जो मटेरियल हैं एलिमेंट हैं, इनका हमारे शरीर में कुछ न कुछ रोल ज़रूर होता है। तो बहुत से लोग जिंक जो है, जिंक की कमी से क्या होता है, जिंक की कमी से हमारे शरीर की त्वचा खुरखुरी हो जाती है, भूख का कम लगना, ये जिंक की कमी से होता है। एक बहुत क्वेश्चन पूछता है कोबाल्ट, ठीक, कि कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से होता है एनीमिया। और इस एनीमिया और कोबाल्ट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? B12 जो विटामिन है उसमें पाया जाता है, ठीक। और इसके B12 के प्रमुख स्रोत क्या हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो वो है ऑप्शन 12, ठीक, सॉरी ऑप्शन डी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार, यहाँ पर इस क्वेश्चन में और 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो विटामिन होती हैं, ठीक, 2 टाइप की होती हैं, एक जो जल में घुल जाती हैं और एक जो जल में नहीं घुलती हैं। तो जो जल में घुल जाती हैं वो 2 विटामिन हैं, बी और सी। इसके अलावा जो विटामिन है डी, ई, के, ये जो हैं ये जल में नहीं घुलती हैं, ये वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक। और इनसे होता क्या है तो वो भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि जो विटामिन सी होती है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हमें खट्टे फल, आलू, अमरूद, पालक जैसे का सेवन करना चाहिए। इसी तरीके से विटामिन ई जो है, विटामिन ई की कमी से हमारे जनन क्षमता में कमी आती है। और इसको दूर करने के लिए मूंगफली, गेहूं, बादाम, सोयाबीन, अंडा खाना चाहिए। ऐसे ही विटामिन के जो है यह रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। इसको दूर करने के लिए अंडा, दुग्ध उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ऐसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक। और इसको दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? मक्खन, अंडा, सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, मछली, दूध, ये सब खाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टार्च। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, यानी कि मोटिवेशनल हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एड्रेनालिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, जाइलम। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियां जो पौधों की होती हैं जो भोजन का निर्माण करती हैं, वो भोजन जो हमारा पत्तियों से जड़ तक कैसे आता है? तो वो आता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक। तो फ्लोएम से फूड आता है जड़ तक, और जाइलम से जड़ से जल जाता है यानी पानी जाता है पत्तियों तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है कैरोटीन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कैरोटीन। तो आज हमने ये 32 क्वेश्चन आपके सामने साथ शेयर किया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहां पर आपका कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले फिर किसी वीडियो में मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।